बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज का हमारा टॉपिक वही मनु, भारतीय विचारक मनु जो हैं उन्होंने राज्य के बारे में विस्तार से लिखा है। मित्रों, आज हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ रहे हैं। मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, सप्तांग 7 अंग बताए हैं, तो वो सप्तांग सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है एवं राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की हैं। पहली है स्वामी यानी राजा, दूसरी मंत्री, तीसरा पुर है यानी किला परकोटा खाई आदि से सुरक्षित राजधानी को स्वीकार किया है पुर के रूप में। चौथा है राज्य, पांचवा है कोश, छठा है दंड ये अर्थात राज्य की चतुरंगिणी सेना अर्थात उसके गजदल, रथदल एवं पदाति सेना, और 7वां है मित्र। ये 7 राज्य के अंग स्वीकार किए हैं मनु ने, स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड और मित्र जो है। तो इस तरह से यदि हम इनका विस्तार से वर्णन करते हैं तो स्वामी अर्थात मनु कहता है राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है। मनु ने राज्य को ही स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। राजा कैसा होना चाहिए? जो नैतिक गुणों से युक्त हो, प्रशासनिक क्षमता हो उसके अंदर और दायित्वों के प्रति निष्ठा भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा राजा राज्य के लिए स्वामी होता है, आवश्यक होता है। दूसरा आता है मंत्री। मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। वो हम आगे जब मंत्रियों के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से इसको वहाँ अध्ययन करेंगे। अभी हम इतना समझ लें कि मनु कहता है कि कुशल मंत्रियों के बिना राजकार्य नहीं चलाया जा सकता। राजा को कुशल मंत्रियों की आवश्यकता होती ही होती है, इसलिए सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही राजा क्या कर सकता है? शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो मंत्री होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है पुर। पुर का अर्थ है राज्य की ऐसी राजधानी जो भली भांति सुरक्षित हो। राजधानी ऐसी हो, एक राजधानी होनी चाहिए और राजधानी भी सुरक्षित होनी चाहिए। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियाँ यथा धन वन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग का उल्लेख किया है। ये कई श्रेणियाँ होती है किले की। ये हम समझ सकते हैं कि किला जो है, राजधानी जो है, वो चारों तरफ से सुरक्षित होनी चाहिए। या तो उसे खूब ऊंचे पहाड़ पे बनाया जाए जिससे दुश्मन आसानी से चढ़ाई नहीं कर सके, या फिर उसके चारों तरफ खाई हो और खाई के अंदर पानी भरा हुआ हो, जल दुर्ग जिसका नाम होता है। तो उससे क्या है, दुश्मन को खाई पार करके आने में समय लगेगा, आसानी से नहीं आ सकेगा। तब तक राजा भी सचेत हो जाएगा, अपनी तैयारियां कर लेगा। या वो घने वृक्षों के अंदर, जंगल के अंदर होनी चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से उसको और कोई तरीके से सुरक्षित कर दिया जाए। तो ऐसा राजधानी को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। नंबर 4 पे आता है राज्य। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न तो करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। यानी जहाँ राज्य होगा वहाँ जनता भी होनी जरूरी है, प्रजा होनी भी जरूरी है। तो इस तरह से मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जो है जनपद के अर्थ के रूप में किया है। और जनपद में क्या है? राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली जो भूमि है और उसमें निवास करने वाली जो जनता है वो सम्मिलित है।
इसी तरह से कौटिल्य जो विचारक हुए उन्होंने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताते हुए जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता दोनों को सम्मिलित किया है। तो राज्य की ये निश्चित भूमि भी होनी चाहिए, भूमि में निवास करने वाली प्रजा भी, जनता भी होनी चाहिए। नंबर 5 पे आता कोष। कोष का अर्थ है राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। राजा के पास कोष होना चाहिए, यानी खजाना होना चाहिए। खजाना यदि भरा हुआ होगा, खूब सारा होगा, तो राजा क्या कर सकता है, राज्य की रक्षा भी कर सकता है, अपने मंत्रियों, कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतन वगैरह भी दे सकता है, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र अस्त्र भी खरीद सकता है, और इसके साथ साथ वो क्या है, प्रजा के कल्याण के भी विभिन्न कार्य कर सकता है। राजकोष का भरा हुआ होना बहुत जरूरी है, उसी से क्या होता है, समृद्धि आती है। नंबर 6 पे आता है दंड। दंड यानी सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना के अनेक अंगों तथा हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना का उल्लेख किया है। मित्रों, ये जो विभिन्न नाम है पहले हम समझ लें। हस्ती सेना यानी हाथी पर सवार होकर के सेना जो है वो युद्ध के लिए जाए, एक ऐसा दस्ता होना चाहिए, एक ऐसी बटालियन होनी चाहिए जो हाथी पर युद्ध लड़ने जाए। रथ सेना जो रथों पर बैठ कर के युद्ध करे। अश्व सेना जो घोड़े पर सवार होकर के युद्ध करे। जल सेना जो जैसे अपने यहाँ नेवी होती है, और इसी तरह पदाति सेना यानी पैदल चल करके जो सैनिक लड़ते हैं, ये इस तरह की सेना जो है होती है। राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। सेना भी मित्रों ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बीमार हो या तंदुरुस्त नहीं हो, जिसके पास अच्छे हथियार नहीं हो, जिनको हथियारों को चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हथियार भी प्रॉपर होने चाहिए, ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, इसके साथ साथ उनकी हेल्थ भी सब अच्छी होनी चाहिए, ताकि तंदुरुस्त सेना होगी तो वो आसानी से दुश्मन का मुकाबला कर सकती है, राज्य की रक्षा कर सकती है। तो सेना होनी चाहिए, और जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार सेना को रखा जा सकता है। नंबर 7 पे आता है मित्र। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करने के 2 तथ्यों की ओर संकेत किया है। पहला, कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। और दूसरा, राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाने जाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका दूसरा कोई मित्र हो, दूसरा राज्य कोई मित्र हो। आपके मित्रों की संख्या यदि अधिक होगी तो आप शांति से अपना शासन चला सकते हैं, और यदि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होगी तो आए दिन आपको युद्ध करना पड़ेगा, कभी किसी के साथ करना पड़ेगा, कभी किसी के साथ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके मित्रों की संख्या अच्छी है, और ऐसे में यदि कोई दुश्मन आपसे युद्ध करता भी है तो वो मित्र आपकी सहायता करेंगे, ऐसा मनु का मानना है। तो इस तरह से मित्रों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। शांतिपूर्वक जीने के लिए, प्रगति उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए शांति होनी जरूरी है। और शांति तभी हो सकती है जब आप शस्त्र अस्त्र आपके पास खूब सारे हो, राजकोष आपका भरा हुआ हो, आपके मित्रों की संख्या भी अच्छी हो। तो इस तरह से राजा के बारे में, राज्य के बारे में सप्तांग सिद्धांत जो मनु ने प्रस्तुत किया है, एक बार पुनः हम देख लें। स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र, इस तरह ये 7 इसके अंग बताए हैं। मित्रों, ये हमने जो स्पष्ट देखा है कि सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। वास्तव में मनु ने तो राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्यों, उसके कार्यक्षेत्र व संप्रभुता आदि तत्वों पर भी विचार किया जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ क्या है, राजा इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण भी स्पष्ट है। उनका मत है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी जो 1 नंबर पर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
यह सप्तांग सिद्धांत में जो 1 नंबर पे, जैसे स्वामी तो वो औरों से महत्वपूर्ण है, मंत्री है तो वो स्वामी के बाद महत्वपूर्ण है, तो इसी तरह से क्रमशः है जो ये इनका महत्व आता है। उनका मत है कि राज्य का शीर्षक स्वामी अथवा राजा को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजा द्वारा राज्य कार्य हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मंत्री को स्थान दिया जाना चाहिए और इन दोनों के द्वारा राज्य की प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य प्रकृतियों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए भी मनु ने इन सभी प्रकृतियों की पारस्परिकता को व्यक्त करते हुए भी कहा है कि त्रिदंड के समान परस्पर संबद्ध होने के कारण समस्त प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर है तथा इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक है। साथ ही मित्रों, मनु ने ये भी कहा है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होता हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। यानी मान लीजिए युद्ध करना पड़ रहा है तो फिर सेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, मित्र भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कोश भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, सप्तांग सिद्धांत, मनु ने जो 7 बताए हैं, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने वरीयता क्रम में एक निर्धारण दे दिया है कि स्वामी सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद मंत्री, फिर पूर्व, उसके बाद राज्य, कोश, दंड और अंत में मित्र जो है महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे मनु जो है राज्य का कार्यक्षेत्र क्या बताता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में मनु ने विस्तार से वर्णन किया है। तो मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र का जो विवेचन किया है, उसमें राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। प्रजा रंजन की परिधि में मनु ने राज्य द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को भी सम्मिलित किया है। सबसे पहले आता है प्रजा रक्षण। राज्य के कार्यक्षेत्र में सबसे पहले आता है प्रजा रक्षण, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रजा की रक्षा करना। मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुखतम कर्तव्य माना गया है। ग्रंथ में वस्तुतः प्रजा रक्षण को ही राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार भी स्वीकार किया गया है। ग्रंथ में कहा गया है मित्रों कि व्यक्तियों के जीवन में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका के प्रतिकार हेतु ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई। अब ये मत्स्य न्याय क्या है मैं आपको बता दूं। जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, फिर उससे बड़ी मछली उस बड़ी मछली को खा जाती है और उससे भी बड़ी मछली उस बड़ी मछली को खा जाती है, यानी बड़ी मछलियाँ छोटी को खा जाती है, छोटी अपने से छोटी को खा जाती है। वैसे ही समाज में क्या होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वह कमज़ोर को सताता है, कमज़ोर को परेशान करता है, कमज़ोर को लूट लेता है। इसी तरह से फिर उसको उससे भी ताकतवर जो है परेशान करता है, अत्याचार करता है। तो समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका के प्रतिकार स्वरूप ही क्या किया, ब्रह्मा ने राज्य की रचना की। इसलिए राजा का प्रथम कर्तव्य राज्य के व्यक्तियों की रक्षा करना है। रक्षा आंतरिक रक्षण भी है और बाह्य रक्षण भी है। प्रजा रक्षण के इस दायित्व को मनुस्मृति में इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि प्रजा के रक्षण को राजा के अस्तित्व की रक्षा हेतु भी अनिवार्य मान लिया गया है। मनु जो है राज्य की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक मानते हैं कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्व हैं, लोगों की उनसे रक्षा होनी चाहिए, जैसे कि चोर, डाकू, लुटेरे हैं, अन्य जो भी कोई है, गुंडे बदमाश हैं। उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए राजा को दंड का अवलंबन लेने का परामर्श दिया है। मनु ने कहा है कि राजा को राज्य में दंड का सदैव उद्यत रखना चाहिए क्योंकि दंड ही शक्तियों को स्वधर्म के पालन हेतु उद्यत करता है। यानी जो भी कोई क्या कहते हैं, कोई भी गलती करता है, कोई भी अपराध करता है, कोई भी पाप करता है, तो उसे दंड दिया जाना चाहिए और जैसा अपराध करे उसी अनुसार उसको दंड दिया जाना चाहिए, ताकि क्या होगा, व्यक्ति जो है स्वधर्म के पालन हेतु उद्यत होंगे, यानी तैयार होंगे। यानी दंड का भय रहेगा तो व्यक्ति जो है अनीति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, पाप के मार्ग पे या अपराध के मार्ग पर नहीं चलेंगे। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है एवं राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक दृष्टि से भी अपराधियों एवं समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य आक्रमणों से भी प्रजा की रक्षा को भी
मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। यानी सिर्फ आंतरिक शांति व्यवस्था ही स्थापित नहीं करनी है, आंतरिक रूप से अपराधों की रोकथाम ही नहीं करनी है, वरन क्या करना है, बाह्य आक्रमण से भी रक्षा करनी है। बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध की स्थिति में प्रजा को होने वाली हानि की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए ही मनु ने शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाने का परामर्श दिया है। मनु कहते हैं राजा को कि राजा बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में ही या उसके आशंका को ध्यान में रखते हुए ही, यानी या तो बाहरी आक्रमण होने की आशंका हो या बाहरी आक्रमण हो ही जाए तभी युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए, अन्यथा नहीं अपनाना चाहिए। मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि युद्ध के आवश्यक होने पर ही शासक तभी युद्ध करे जबकि प्रजा को उससे न्यूनतम हानि की संभावना हो, अन्यथा युद्ध न करे। यह है प्रजा रक्षण, यानी प्रजा की रक्षा करना। दूसरा कार्य बताया है लोक कल्याण का। मनुस्मृति ने प्रजापालन को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु ने प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की स्थापना करने को राज्य के महत्वपूर्ण दायित्वों में सम्मिलित किया है। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के राजकीय कर्तव्य की परिधि इतनी व्यापक है कि यह प्रजा के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के समस्त आयामों को समाहित कर लेती है। मनु ने राज्य का कर्तव्य माना है कि वह अप्राप्त को प्राप्त करे, यानी धन एवं भूमि को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, रक्षित के हर संभव प्रयास द्वारा वृद्धि करे एवं होने वाली अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरण कर दे। ये बहुत बड़ी बात कही है मनु ने मित्रों, हम इसको समझें। मनु कहते हैं राजा का कर्तव्य है कि वह अप्राप्त को प्राप्त करे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन और भूमि को प्राप्त करे, और जो प्राप्त है पहले से और जो अप्राप्त हुई है उसकी रक्षा करे, और जिसकी रक्षा कर रहा है उसका प्रयास करे कि हर संभव वृद्धि हो, यानी और भी अधिक धन बढ़े और अधिक भूमि बढ़े, और जो धन और भूमि उसके पास है तो ऐसी अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरण भी कर दे। ये राजा का कर्तव्य बताया गया है लोक कल्याण के लिए। मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं की प्रजा के लिए पूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था भी करता रहे। राजा को ये बहुत ज़रूरी है समय समय पर ये पता लगाना कि प्रजा को किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई किसी भी प्रकार से प्रजा पर अत्याचार कर रहा है तो उसकी जानकारी राजा को लेनी चाहिए। गुप्तचरों के माध्यम से भी पता लगाना चाहिए। राजा स्वयं भी वेश बदल करके भी इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और इसके साथ साथ जिन वस्तुओं की पूर्ति आवश्यक हो उनकी पूर्ति समयबद्ध व्यवस्था वो करवाता रहे कि किसी चीज़ की कमी न रहे, क्योंकि जब मांग होती है और पूर्ति नहीं होती है तो कीमत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो मांग के अकॉर्डिंग जो है पूर्ति भी बढ़ती रहे, सप्लाई भी बढ़ती रहे, ताकि जो है कीमत न बढ़ सके। मनु ने माना है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना मनु विशिष्ट आवश्यक मानते हैं, ताकि ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपनी समस्त बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए चिंतन मनन में कर सके। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार मनु ने माना है कि समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार अनुदान देना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। और ब्राह्मणों को भी राजकीय अनुदान दिया जाना चाहिए। क्योंकि यदि वो जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होंगे तभी वो समस्त लोगों के बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों के उपयोग के बारे में सोचेंगे, सभी के कल्याण के बारे में सोचेंगे। और यदि जीवन निर्वाह की चिंता में ही लगे रहेंगे तो फिर वो इस तरह का चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको क्या है, जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त करने के लिए उनको अनुदान दिया जाना चाहिए। ज्ञान के आदान प्रदान के बौद्धिक कार्यों में लगे हुए ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए राजा को उत्तरदायी बनाने का मनु का आग्रह यूनानी विचारक अरस्तु के इस विचार से समानता रखता है कि बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के कार्यों से अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा ये जो उदाहरण दिया गया है, ये बताया गया है कि जैसे मनु ने कहा है कि बौद्धिक कार्य करने वालों को जीवन की चिंता से मुक्त रखा जाना चाहिए, ऐसा ही विचार जो है महान यूनानी विचारक अरस्तु ने भी रखा है, जो वो कहता है कि बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के कार्यों से अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो चिंतन मनन में ज़्यादा समय व्यतीत कर सके।
इस संबंध में मनु और अरस्तु के दृष्टिकोण में अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ अरस्तु बौद्धिक वर्ग को जीवन के निर्वाह की दुश्चिंताओं से मुक्त करने के लिए दास प्रथा का समर्थन करता है, मनु बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन निर्वाह के लिए स्पष्टतः राज्य को उत्तरदायी मानते हैं। और मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राज्य में वेदपाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यानी दोनों में अंतर इतना है कि अरस्तु जो है दास प्रथा का समर्थन करते हैं कि दास जो है वो काम काज करेंगे, बाकी ये बौद्धिक चिंतन मनन के कार्य करने वाले वर्ग जो है स्वयं बौद्धिक चिंतन मनन करेंगे, दास वर्ग इनके यहाँ काम करेगा। और यहाँ मनु क्या कहते हैं कि इनकी चिंता राज्य को करनी चाहिए और जिस राज्य में ब्राह्मण भूखा सोता है, भूख से दुख पाता है, वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनु ने राजा से धर्म पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है तथा प्रतिपादित किया है कि प्रजा के प्रति दायित्वों की पूर्ति के आधार पर शासक प्रजा से टैक्स व आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्वक अधिकारी होता है। यानी राजा प्रजा का कल्याण करता है तभी वो उनसे टैक्स ले सकता है, अन्यथा टैक्स लेने का वो अधिकारी नहीं होता है। मनु ने प्रजा के सर्वतोन्मुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए शासक से समस्त विद्याओं का उपयोग करना अनिवार्य माना है। यानी राजा को क्या है, प्रजा का कल्याण करना चाहिए, हर प्रकार से कल्याण करना चाहिए। ये दूसरा कार्य था राज्य का, या राजा का दूसरा कार्य राज्य का कार्यक्षेत्र है। पहला है प्रजा रक्षण, दूसरा है लोक कल्याण, तीसरा है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अर्थ यानी धन तथा प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। मनु ने राजा से ये अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार टैक्स लेने तथा प्रजा पर टैक्सेस का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श भी दिया है। राजा को परामर्श दिया है मनु ने कि आप यदि उनसे टैक्स लेते हैं, प्रजा से टैक्स लेते हैं, तो फिर प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना भी राजा का ही कर्तव्य है। और राजा को प्रजा से टैक्स लेना चाहिए, लेकिन वो न्यायपूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो प्रजा को कष्ट पहुंचा करके भी उनसे टैक्स ले रहा हो। मान लीजिए खेतों में फसल नहीं हुई है ढंग से और वो लगान बहुत ज़्यादा ले रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रजा की सामर्थ्य के अनुसार ही उनसे टैक्स लेना चाहिए। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति भी शासक को सतर्क करते हुए उससे ये अपेक्षा की है कि वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों से प्रजा की रक्षा करे। देखिए, व्यापारियों के बारे में कहा है मनु ने, राजा को ये कहा है कि राजा को क्या करना चाहिए, व्यापारियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि कहीं वो आर्थिक अपराध तो नहीं कर रहे। आर्थिक अपराध कैसे, मान लीजिए वो मिलावट कर रहे हैं वस्तुओं में, वो अधिक मूल्य ले रहे हैं, या वो कम तोल करके दे रहे हैं, या वो कालाबाजारी कर रहे हैं, यानी कृत्रिम रूप से किसी वस्तु का बाजार में अभाव उत्पन्न कर देते हैं और पहले से छुपा के रख देते हैं ताकि जब कीमत बढ़ेगी तो महंगे दामों पर उसको बेच सके। इसको कालाबाजारी कहते हैं। तो कहीं आर्थिक अपराध तो नहीं हो रहे व्यापारियों के द्वारा। इस प्रकार से यदि व्यापारी आर्थिक अपराध कर रहे हों तो फिर क्या करना होगा, राजा को चाहिए कि ऐसे अपराधियों को दंड दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।